स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। और आज आधुनिक भारत की लास्ट क्लास हो जाएगी। कल मैंने आप लोगों से कहा था पिछली क्लास में यानी कि आधुनिक भारत की अंतिम कक्षा होगी, लेकिन इतने बड़े डायमेंशंस थे कल की क्लास में, आपने देखा भी होगा कि उसको एलेबोरेट करने में थोड़ा समय लग गया, चीज़ों को बताने में। और मैंने पूरा कवर किया शुरू से लेके कि क्या क्या चीज़ें थीं और उसमें क्या क्या चेंजेज हुई। तो प्रीवियस क्लास में हमने इन चीज़ों को बड़े ही गंभीरता से देखा कि गुप्तोत्तर काल यानी पूर्व मध्यकाल जिसे हम कह रहे हैं, उस काल के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए और राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमने देखा कि कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ अस्तित्व में आई, सामंतवाद का विकास हुआ जो कि भूमि अनुदान प्रणाली से शुरुआत हुई थी और उसी से आगे चल के एक सामंतवादी पद्धति का भारत के अंतर्गत विकास हुआ। फिर मैंने ये भी चर्चा किया था कि भूमि अनुदान की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था। तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको डिस्कस की कि पहले धार्मिक उद्देश्यों के लिए दिया गया, वेतन के लिए दिया जाने लगा। फिर एक कलयुग की अवधारणा थी जिसमें जो समाज में निचले वर्ण के लोग हैं वो उच्च वर्ण की बातों को मानने से इनकार करने लगे, अलग होने लगे, अपने दायित्वों से विमुख होने लगे। मनु ने भी कहा कि इन्हें इनके दायित्वों से विमुख नहीं होना चाहिए। तो जब वो इस तरीके का करते थे तो उनका कठोर दमन किया जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में चर्चा की। धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने देखा कि भक्ति की अवधारणा का विकास हो रहा है और भक्ति में पूर्ण समर्पण का भाव होता है, यानी भक्त और ईश्वर, भक्त और ईश्वर के बीच में अहेतुक प्रेम होता है। उसमें किसी प्रकार का इफ बट नहीं होता, अनकंडीशनल रिलेशन जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पे तर्क नहीं होता है। इसीलिए जो आस्था होता है ना, आस्था और विश्वास में अंतर जानते हैं आप लोग। अक्सर जब आप लोग आपस में बात करते होंगे मित्रों से तो कहते हैं कि हमें बहुत विश्वास था, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। इस तरह की बातें आती हैं आप लोग जब आपस में बात करते रहते हैं। तो विश्वास और आस्था में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि यानी जब हम विश्वास किसी के ऊपर करते हैं तो उसके विश्वास के टूटने की भी संभावना होती है और इस स्थिति से निपटने के लिए वह व्यक्ति भी तैयार रहता है। तो विश्वास टूटते हैं, बनते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आस्था जो होता है ना वो अनकंडीशनल होता है। जैसे ईश्वर, भक्त का ईश्वर में क्या है, आस्था है और ये अनकंडीशनल है। अगर आस्था टूटती है तो इंसान बिखर जाता है, फिर वो जुड़ नहीं पाता, समझ रहे हैं? तो ये है आस्था। आस्था में तर्क नहीं होता, आस्था में समर्पण होता है। इसीलिए जो आस्था होता है ना वो धार्मिक विषय वस्तु है। यानी जैसे हम कहते हैं धार्मिक क्या, भौतिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि धार्मिक ही हो। जैसे संविधान में हमारी आस्था है, समझ रहे? इसका अर्थ है कि संविधान हर तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, वो संविधान देश की रक्षा करता है। जो भी संविधान की शरण में जाता है उसमें जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसके माध्यम से वह व्यक्ति के हितों को संरक्षित सुरक्षित करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग पद्धति है, तो उन सब में हमारी आस्था होती है। हम ये तर्क नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। दर्शन में बड़ा एक डिबेट होता है, ईश्वर है ईश्वर नहीं है। तो इसमें बहुत आप लोग भी आपस में करते होंगे, क्योंकि बहुतों का मानना होगा कि भाई हम कैसे माने कि ईश्वर है। तो इस चीज़ को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए। अमूर्त चीज़ों को, जो चीज़ अमूर्त है उसे कैसे प्रमाणित किया जाए, उसको कैसे सिद्ध किया जाए, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और दर्शन का यही विषय वस्तु रहा, समझ रहे हैं? तो आस्था के जो विषय होते हैं वो तर्क से परे होते हैं, कहने का मतलब है। तो जब आस्था टूटती है तो इंसान बिखर जाता है। तो भक्ति में क्या होता है कि भक्त का ईश्वर में आस्था होती है, समझ रहे? तो इसी तरीके से सामंतों की अपने स्वामी में क्या होगी, आस्था होगी, जिससे कि वो उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे, वो उनको समय समय पर कर आदि देते रहेंगे, उसमें कोई तर्क इफ बट नहीं करेंगे।
लेकिन जब सामंतों की स्थिति बेहतर होती गई, उनकी भी शक्ति बढ़ती गई, और जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, राज्य का नियंत्रण कमज़ोर होने लगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भूमि अनुदान दिया गया, उन क्षेत्रों में जब उनकी स्थिति बेहतर होती गई तो फिर वो धीरे-धीरे स्वतंत्र होने लगे। इस तरीके से भारत में कई स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? अब जो है, फिर मैंने सामाजिक व्यवस्था में चेंजेज के लिए बताया कि एक बड़ी जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या में ढल रही थी, जिससे कि एक उनके तत्व भी आ रहे थे। तो अब उनको वर्ण व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थित करना जटिल था, कठिन था। तो फिर उसके अंतर्गत हमने देखा वर्ण संकरता बहुत सी आई, अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, इस तरह की एक सामाजिक संकट भी हमें देखने को मिला। धर्म के क्षेत्र में हमने देखा कि तंत्रवाद, भक्ति और तंत्रवाद का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो ये पूर्व मध्यकाल की एक सामान्य विशेषता है। इसे आप अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिएगा, ठीक है? आज का जो लेक्चर है वो होगा कि भारत का जो दक्षिण एशियाई देशों के साथ जो संपर्क था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, और फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है? तो भारत का एशियाई देशों के साथ संबंध, तो इस संबंध कैसे स्थापित हुआ होगा? एक बार कल्पना करिए, अपने से सोचिए। प्राचीन भारत से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक संबंध तो ये स्थापित हुआ होगा व्यापार के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से। चूंकि प्राचीन काल से आपने देखा कि भारत का अन्य देशों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों या अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था, ठीक है? फिर दूसरा जो अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित हुआ होगा, उसका कारण रहा होगा धर्म। जैसे अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है? तो धर्म भी एक माध्यम रहा होगा जिसके माध्यम से भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा होगा, ठीक है? तो एक व्यापार, दूसरा धर्म, और तीसरा विजय अभियानों के माध्यम से भी इन्होंने अन्य क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिलाया, ठीक है? जैसे चोलों के समय आप देखेंगे तो श्रीलंका तक उन्होंने विजय अभियान किया, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों पर उन्होंने विजय अभियान किया। तो इस तरीके से उनका अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क रहा होगा। तो व्यापारिक संपर्क यानी अन्य देशों से जो सांस्कृतिक संबंध है, जब एक देश दूसरे देश के निकट आए होंगे तो बहुत कुछ चीजें वहां पे देखने को भी हमें मिली होंगी, जिसे आज के हम आधुनिक भाषा में कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो उस समय भी एक इंडियन डायस्पोरा निर्माण हुआ होगा, विदेशों में भी भारतीय संस्कृति पहुंची होगी, भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारे तत्व अन्य देशों के भी शामिल हुए होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक समन्वित या समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है? तो आज की क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के जो अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बने, उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके क्या क्या इम्पैक्ट उन देशों के में पड़े, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें निर्मित हुई। जैसे कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, आप सब जानते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव इतना गहरे स्तर पर पड़ा कि आज भी वहाँ रामायण, जो रामलीला होता है नवरात्र के दिनों में, आज वहाँ भी नवरात्र का मंचन होता है। बहुत सारे देशों में रामचरितमानस, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी गए वहाँ वहाँ उनके साथ उनकी संस्कृति भी गई, समझ रहे हैं? तो रामायण है, फिर बाद में रामचरितमानस के रूप में वो अन्य देशों में गई, समझ रहे हैं? और एक समृद्ध और समन्वित संस्कृति का विकास हमें देखने को मिला, ठीक है? तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो एंशिएंट इंडिया का लास्ट क्लास होगा, और पूर्व मध्य, मतलब जिसे आधुनिक मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल के बारे में एक, जैसे 8वीं से 10वीं सदी के बीच के समय का हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, ठीक है? तो एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क कैसे बना होगा, उसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखें तो भारत का पड़ोसी देशों से संपर्क प्राचीन काल से ही रहा है, बिल्कुल रहा।
मतलब अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत के विदेशियों से संपर्क रहे हैं। विदेशों से व्यापार के माध्यम से हमने पढ़ा, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, मिस्र से व्यापार होता था। भारत में मम्मी की आकृति का मिलना, सीधा सीधा अर्थ है कि मिस्र से इनके संबंध रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी भारतीय मुद्राएं, मोहरें वहाँ पाई गई हैं, वहाँ की चीज़ें भारत में पाई गई हैं। लोथल से इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही भारत का एशियाई देशों से संपर्क रहा, ये तो कन्फर्म है। यह व्यापार धर्म प्रचार के माध्यम से स्थापित हुआ, मतलब व्यापार के माध्यम से स्थापित हुआ और धर्म प्रचार के माध्यम से स्थापित हुआ होगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि अगर भारत की भौगोलिक स्थिति को आप देखिए, ये ठीक है, अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, ठीक है, मोटी मोटा हमने तो बताया है ना, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ से लेकर पश्चिम में सुतकंगेंडोर तक, एक बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। अब ये जो क्षेत्र है दक्षिण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा जो क्षेत्र है, ये स्थल मार्ग से जुड़ रहा है। किससे? दक्षिण पूर्व एशिया से। जुड़ रहा है कि नहीं? अफगानिस्तान से फिर स्थल मार्ग से जुड़ रहा है। तमाम दर्रे हैं, यही आप देखेंगे कि आगे चल के इन्हीं मार्ग का अनुसरण करके मध्य एशिया से जो तुर्कों का आक्रमण भारत पर होगा, विदेशी आक्रमण भी हुए और इस्लाम के अनुयायी भी इसी मार्ग के अनुसरण करते हुए आए। ठीक है, दूसरा ये है गुजरात का क्षेत्र और ये है समुद्र, अरब सागर, और ये है आपका हिंद महासागर। ठीक है, और ये है इधर बंगाल की खाड़ी। तो मतलब एशियाई देशों से संबंध स्थापित करने में स्थल और जल दोनों मार्ग उपलब्ध हैं। ठीक है, क्यों भाई? महाद्वीप तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, तो महाद्वीप में जो एशिया महाद्वीप है उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में ही है और ये एशियाई देशों से स्थल मार्ग से भी जुड़ेगा, जल मार्ग से भी जुड़ेगा। क्यों? इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा और इधर से अन्य देशों में, मिस्र, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामियाई शासक सारगोन कहता है ना कि भारत की जो जहाजें हैं, मेलुहा की जहाजें हैं, वो भारतीय तटों पर क्या लंगर डाले रहती हैं। इसका मतलब है कि ये जो सांस्कृतिक संबंध बना होगा, इसके दो वजह हैं, एक है व्यापार और दूसरा है धर्म। व्यापार, चूंकि भारत का ये क्षेत्र है वो प्राचीन काल से ही उन्नत है, यहाँ कृषि बेहतर स्थिति में है, शिल्प बेहतर स्थिति में है। तो हड़प्पा सभ्यता में चूंकि हमें जानकारी का अभाव है, थोड़ा जानकारी की कमी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार रहा होगा। ठीक है, अब वो व्यापार, वो जो संबंध है वो व्यापार के माध्यम से संभव हुआ होगा। लेकिन जब गंगा घाटी के अंतर्गत 6th सेंचुरी बीसी में दो महान धर्म, जिसे हम बौद्ध और जैन धर्म कहते हैं, उनका उदय देखने को मिलता है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में बहुत से बौद्ध भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी गए कि नहीं? अब अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म और अपने धम्म के प्रसार के लिए उसने बहुत प्रयास किया, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को दूत को भेजा, उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए ये मामला सारा कोरिलेशन का होता है, जितने अच्छे से आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे उतना बेहतर आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि भारत का जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ, या भारत का एशियाई देशों से, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया देश हो चाहे अन्य हो, एशियाई देशों से जो सांस्कृतिक संबंध निर्मित हुआ,
उसके पीछे का कारण क्या था? या तो व्यापार था या धर्म था, सीधी सी बात है। चूंकि भारत प्राचीन काल से ही व्यापार में क्या उन्नत था, हड़प्पा सभ्यता में देखिए कृषि अधिशेष था, शिल्प विशेषीकरण की स्थिति थी, व्यापार होते थे और व्यापार भारत के पक्ष में थे, और यही कारण है कि विश्व की सबसे समृद्ध उन्नत संस्कृति के रूप में हड़प्पा संस्कृति देखी जाती है। भारत की प्रथम नगरीय संस्कृति के नाम से भी इसे जानते हैं। क्यों? तो ये जो भारत का नगरीकरण हुआ, प्रथम नगरीकरण हुआ, वो किसके माध्यम से हुआ? व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से हुआ। क्लियर है यहां? दूसरा जो एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है धर्म। यानी भारत के अंतर्गत जिन धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, और चूंकि भारतीय जो शासक थे उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को अपने अधीन किया, तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार का भी प्रयास किया। सब करते हैं। आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात ईसाई मिशनरीज आएंगी भारत में और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। तो वैसे ही धर्म मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। इस क्रम में बहुत से बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, चीन गए, समझ रहे हैं, श्रीलंका गए, दक्षिण पूर्व एशिया गए, बहुत सारे एशियाई देशों में वो गए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने। तो केवल धर्म का प्रचार प्रसार करने थोड़ो ही गए, उन्होंने धर्म के माध्यम से वहां पर उनके साथ भारतीय संस्कृति भी जा रही है, भारतीय जीवन शैली भी जा रही है, भारतीय वस्तुएं भी जा रही हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि धर्म पहले गया, व्यापार बाद में गया, व्यापारी बाद में गए, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए। अब देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री इत्सिंग, ये सब भारत आए कि नहीं? अब फाहियान ह्वेनसांग बौद्ध धर्म, मूलतः बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आए। फिर यहां से गए चीन, फिर उन्होंने अपने संस्मरण लिखे। फाहियान ने काइफूकी लिखा और ह्वेनसांग ने सीयूकी लिखा। तो केवल उन्होंने थोड़ा लिखा कि हम गए, भारत गए, तो वहां से वापस लौट आए और बौद्ध धर्म ये इनके ये त्रिरत्न हैं, ये इनके ये जो है अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके आर्य सत्य, ये तो अलग बात है। जब वो यहां से गए तो उन्होंने भारत का एक विस्तृत विवरण भी लिखा कि भारत में इस तरह की राजनीतिक प्रणाली है, इस तरह की शासन प्रणाली है। फाहियान ने भी लिखा, हालांकि फाहियान ने किसी राजा का उल्लेख नहीं किया, लेकिन फाहियान ने बहुत सारी बातें भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बारे में लिखी। मध्य देश के बारे में, मध्य देश की संपन्नता के बारे में फाहियान वर्णन करता है कि कितना सुंदर देश भारत है, जहां घरों में ताले नहीं लगते। पाटलिपुत्र का उसने भूरी भूरी प्रशंसा की कि इतना सुंदर शहर है पाटलिपुत्र, जो कि एक बतना और सुसान के महलों से भी बेहतर है। समझ रहे हैं? तो उसने कुल मिला के भारतीय संस्कृति का भी वर्णन किया। इसी तरीके से वेनसांग ने यहाँ के बारे में लिखा, अच्छाइयों को भी बताया, बुराइयों को भी बताया। खुद 2 बार बेचारा लूटा गया, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि या तो व्यापार के माध्यम से और या धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से एशियाई देशों के साथ भारत के संपर्क स्थापित किए हुए, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया देश हों, चाहे दक्षिण पश्चिम देश के एशियाई देश हों, मतलब कुल मिला के एशियाई देशों से संपर्क इस तरीके से स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि भारत का पड़ोसी देशों से संपर्क प्राचीन काल से ही रहा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही देख रहे हैं, और ये संबंध व्यापार और धर्म प्रचार के माध्यम से स्थापित हुआ। ठीक है, हड़प्पा युग से ही, हड़प्पा युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कह रहे हैं, उसे चूंकि हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले हुआ था तो उसे ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा युग से ही भारत का एशियाई पड़ोसियों से संपर्क रहा। ठीक है, और भारतीय व्यापारी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया का शासक है सारगोन, वो भी इस बात का उल्लेख, उसके भी अभिलेख से इस बात के पता चलता है। ठीक है, कि उसके बंदरगाहों पर मेलुहा यानी जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जाते हैं और बहुत सी व्यापारिक वस्तुएं भी मिलती हैं। और आपको तो आश्चर्य होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना मेसोपोटामिया के साथ भारत का व्यापार,
उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे चल के मार्टिमर व्हीलर जैसा एक विद्वान है, वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो मेसोपोटामियाई सभ्यता से हुआ था। समझ रहे हैं? क्योंकि मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंतर्गत जो शहर निर्माण है, नगर निर्माण है, उसमें जो लकड़ी का काम है और बहुत सारी चीज़ों के आधार पर उसने इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया। उसने कहा कि मेसोपोटामियाई लोगों को लिपि का ज्ञान है, मेसोपोटामियाई लोगों के घरों में जो लकड़ी का काम, सहतीर वगैरह का जो बना हुआ है, हड़प्पाई नगरों में उस तरीके का देखने को मिलता है। दोनों नगरीय सभ्यता हैं, लेकिन ये बात बहुत से आधारों से खंडित भी होता है। इसलिए ये कहना कि मेसोपोटामियाई सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो जैसे लिपि की ही बात करें, मेसोपोटामिया सभ्यता को भी लिपि का ज्ञान था, हड़प्पा सभ्यता को भी लिपि का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है, मेसोपोटामियाई लिपि कीलात्मक है। ठीक है, इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, चेस बोर्ड पैटर्न पे बसा हुआ है, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता तीतर बीतर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस आधारों पे वो विचारधारा भी खंडित हो रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मेसोपोटामियाई शासक जो है वो अब उसका एक सारगौन है, मेसोपोटामियाई शासक सारगौन है, उसका एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि वहां पे जो है हड़प्पा के जो व्यापारी हैं, वो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारी हैं वो वहां जाते थे, मेसोपोटामिया व्यापार करते थे और ये व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में था। तभी एक उन्नत और नगरीय सभ्यता का उद्भव भारत में हो पाया। ठीक है, तो हड़प्पा युग से ही भारत का एशिया पड़ोसियों से संपर्क रहा। भारतीय मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और फिर जो है इस माध्यम से भारत का इन क्षेत्रों से सांस्कृतिक संपर्क भी बना। तो व्यापार से केवल व्यापार ही थोड़ो ना, बहुत सारा उसका प्रभाव भी पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे वहां से कुछ तत्व भारतीय सभ्यता में आएंगे, भारतीय सभ्यता के कुछ तत्व वहां के सभ्यता में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत और रोम व्यापार होता था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, प्रथम सदी ईसा पूर्व। ठीक है, भारत रोम जो व्यापार है वो क्या था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। कैसे था, इस बात को समझिए। ये वही काल है जब हिप्पालस नामक एक नाविक, समझ रहे हैं, हिप्पालस, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसने मानसूनी हवाओं की खोज की थी। मानसूनी हवाओं की खोज की। अब इस मानसूनी हवाओं की खोज का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वाणिज्य व्यापार, वाह्य व्यापार को गति मिली कि हमें किस मौसम में व्यापार करना है और किस मौसम में व्यापार नहीं करना है। आई बात समझ में? दूसरी बात कि ये जो समय है ये मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है। कौन सा? मौर्योत्तर। और इसी काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि कुषाण हुए, कुषाणों का आया, मैंने पढ़ाया है ना मौर्योत्तर काल, कुषाण आए। कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। ये जो रेशम मार्ग था वो चीन से होते हुए कहां जाता था? रोम तक जाता था। और इस रेशम मार्ग पर किसका अधिकार है? कुषाणों का। और उस समय रोम में जो है रेशमी वस्त्रों की बड़ी डिमांड थी। रेशमी वस्त्रों की डिमांड है। उरेयूर में जो सूती कपड़े बनते थे जिन्हें केचुल कहा जा रहा है, उसकी भारी डिमांड है। समझ रहे हैं? तो भारत और रोम का जो व्यापार है वो अपने शीर्ष पे है। इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसी समय का एक रोमन लेखक है, उसका नाम है प्लिनी।
प्लिनी। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। क्या नाम है? नेचुरल। ये सब ध्यान से लिख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में अगर नहीं भी मिलेगा ना तब भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? घबराना नहीं है कि सर एनसीईआरटी के बियॉन्ड जा रहे हैं। भाई एनसीईआरटी में तो ये बात स्पष्ट लिखा है कि भारत का रोम के साथ व्यापार होता था, लेकिन इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें तो उसको एक्सप्लोर करना होगा ना। तो इसी एक्सप्लोरेशन में इसे हमें जानकारी कैसे मिली कि भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध है? तो ये प्लिनी है, रोमन लेखक है, 2 सेंचुरी बीसी के आसपास का है। इसने एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री, और इस पुस्तक में इसने जो भारत रोम व्यापार पे व्यापक प्रकाश डाला, भारत रोम व्यापार पर विस्तृत लिखा, ठीक है? और प्लिनी बता रहा है कि जो भारत और रोम का व्यापार हो रहा है वो व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में है। ठीक है, ऐसा प्लिनी लिख रहा है। रोम में रेशमी वस्त्रों की मांग है, ठीक है, ये देखिए, और रोम भारत रेशम का उत्पादन कर रहा है, और जो अन्य देश हैं उनसे क्या कर रहा है? इस रेशम मार्ग पर वो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। कौन? कुषाण। उनसे चुंगी ले रहे हैं कि इस व्यापारिक मार्ग पर मेरा अधिकार है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको चुंगी देना होगा। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा? इनकी समृद्धि बढ़ी, और यही कारण है कि सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के, और शुद्ध सोने के सिक्के इनकी समृद्धि को दर्शा रहे हैं। आई बात समझ में? और ये समृद्धि कैसे आ रही है? व्यापार के माध्यम से आ रही है। एक तो भारत का उपजाऊ क्षेत्र है जहां की कृषि अधिशेष है, और दूसरा रेशम मार्ग पर नियंत्रण ने इन्हें और ताकतवर बना दिया। समझ रहे हैं? और जिससे कि इनकी आमदनी बढ़ी, और अब इस वस्त्रों, रेशम वस्त्र हैं, मसाले हैं, इनके बदले रोम से भारत को बहुमूल्य धातुएं मिल रही हैं। रोम से भारत को बहुमूल्य धातुएं मिल रही हैं, और इसी पर प्लिनी जो है खेद व्यक्त कर रहा है, और वो अपील कर रहा है, क्योंकि वो जो रेशमी वस्त्र हैं वो महिलाएं पहनती हैं, पारदर्शी है, और वो कह रहा है कि ये रोम की महिलाओं, तुमने रोम की अस्मिता को नीलाम कर दिया। मतलब वो जो पारदर्शी वस्त्र है, जिसे केचुल कह रहे हैं, रेशमी वस्त्र है, झीना झीना कपड़ा, उसकी डिमांड रोम में बहुत अधिक है, और जिस पर ये लेखक है प्लिनी, वो दुख व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि ये रोम की महिलाओं, तुमने तो रोम की अस्मिता को चौराहों पर नीलाम कर दिया। क्योंकि वो वस्त्र पहन के जब वो चौराहों पर जाती थी तो अर्ध पारदर्शी वस्त्र, जो कि किसी भी सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं होगा, और उसके बदले बहुमूल्य धातु भारत आ रही थी, और भारत समृद्ध हो रहा था, रोम क्या हो रहा था? निर्धन हो रहा था। तो भारत और रोम का व्यापार होता था, ये बात भी स्पष्ट है। तो व्यापारिक गतिविधियों से, तो अब व्यापार हुआ तो सांस्कृतिक संबंध तो स्वयं बढ़ गए ना। जब व्यापार हुआ तो सांस्कृतिक संबंध भी क्या हुए? बने, सांस्कृतिक संबंध बढ़े। ठीक है, आई बात समझ में? तो भारत और रोम व्यापार होता था। इस तरह भारत ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रचारक, विजेता और व्यापारियों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। तो आपने देखा कि व्यापार के माध्यम से, धर्म प्रचार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से तो आपने समझ लिया, धर्म प्रचार के माध्यम से भी आपने समझ लिया
कि किस तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायी अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्रीलंका में अशोक का पुत्र और उसकी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा वो जाके धर्म प्रचार कर रहे हैं। वहां का राजा तिस्य अपने आप को क्या बौद्ध अनुयायी घोषित कर रहा है, वो भी देवनाम पी की उपाधि ले रहा है जैसा कि अशोक ले रहा है, देवताओं का प्रिय अशोक, समझ रहे हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि विजेता के रूप में भी चोल शासक, नाम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे अभी आपको। चोलों ने क्या किया श्रीलंका पर, अभी आरंभिक चोल शासकों के बारे में पढ़ाए हैं। अभी 9वीं सदी में पुनः चोल साम्राज्य का उद्भव होगा विजयालय के नेतृत्व में, फिर महान चोल शासक आएंगे, ठीक है। तो इन चोल शासकों ने श्रीलंका को जीता, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया देशों को, जावा, सुमात्रा, इन सब पर अधिकार किया। तो इन पर जब अधिकार किया तब वहां पे भारतीय संस्कृति भी गई। आई बात समझ में? यानी व्यापार के माध्यम से, धर्म प्रचार के माध्यम से और विजेता यानी युद्ध के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार एशियाई देशों में हुआ। क्लियर है? चूंकि भारत की नौसैनिक शक्ति, अब आपके मन में आएगा कि सर एशियाई देशों तक ही सीमित क्यों रह गए, इन्हें तो यूरोप भी जाना चाहिए था। तो उस समय चूंकि उतना समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी जो कि आगे चल के वास्को डी गामा करेगा, यानी कि वो कालीकट आएगा हैं, और फिर जो है आगे अन्य उसी के मार्ग, उसी समुद्री मार्ग का अनुसरण करते हुए अन्य यूरोपीय देश भी आएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो भारतीय इतनी खोजी प्रकृति के नहीं थे तो कि वो समुद्री मार्ग से फिर, लेकिन हाँ स्थल मार्ग से जहाँ तक संभव हो सका, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पर उन्होंने विजय की, अशोक के वहाँ पे अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब बांग्लादेश है, जो आपका बांग्लादेश बना चंद्रगुप्त मौर्य के, वहाँ से अभिलेख मिलते हैं महास्थान से, ठीक है। दक्षिण भारत तो है ही है, श्रीलंका पे भी अधिकार करते ही हैं आगे चल के। फिर दक्षिण पूर्व एशिया है, इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, फिजी है, इन सब देशों में भी भारतीय संस्कृति क्या हो रही है, फल फूल रही है, फैल रही है, पहुंच रही है, ठीक है। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति कैसे गई? व्यापार के माध्यम से गई, धर्म के प्रचार के माध्यम से गई, और युद्ध विजेता के रूप में युद्ध के माध्यम से पहुंची। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें। अब देखिए, अब एक एक करके हम समझेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से सांस्कृतिक संपर्क, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से जो एशियाई देशों के से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका है, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। अब जैसे श्रीलंका में मैंने बताया कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजता है। बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। चीन में फाहियान है, वेनसांग है, ये सब बौद्ध धर्म के लिए, और भी बहुत है, संरक्षित वगैरह हैं, बहुत हैं, तिब्बत में, समझ रहे हैं। और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में भारत का इन देशों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ। भाई बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है बामियान, बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति बनी वो अफगानिस्तान बामियान में बनी, समझ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में चूंकि जनसंख्या उस समय मध्य एशिया की कैसी थी, कबायली जनसंख्या थी, और इन कबायली जनसंख्या में ये बौद्ध धर्म बहुत ही लोकप्रिय हुआ, उनके अनुकूल था, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से वहां फैला, वहां पहुंचा, ठीक है। तो श्रीलंका है, बर्मा है, चीन है, मध्य एशिया है, यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से इन देशों में सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए, ठीक है। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया। ये देखिए, एक धारा
विकसित कर दी, समझ रहे हैं। और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमाएं बनाई। यानी यहाँ बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जा रही है? महायान, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है, बुद्ध की पूजा की जा रही है। ठीक है, तो बर्मा में बौद्ध धर्म की थेरवाद की एक शाखा विकसित हुई, उसी का एक संप्रदाय है महायान का। ठीक है, और वहां बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, प्रतिमा बनाई जा रही हैं। महायान और हीनयान मैंने पढ़ाया है बौद्ध धर्म में। ठीक है, महायान यानी कि परिवर्तनवादी और हीनयान यानी कि अपरिवर्तनवादी। महायान में बोधिसत्व की संकल्पना आई, यानी कि वो सबको निर्वाण का अधिकारी मानता है, जबकि हीनयान सबको निर्वाण का अधिकारी नहीं मानता। वो कठोर तपस्या की बात कर रहा है और ये कह रहे हैं कि ये बोधिसत्व आएंगे और वो सहायता करेंगे निर्वाण प्राप्ति में, और समय समय पर बोधिसत्व आते रहेंगे। समझ रहे हैं? ये बात समझिएगा ध्यान से। तो ये महायान शाखा का भी वहां पे विकास हो रहा है, बुद्ध की प्रतिमाएं बन रही हैं, बुद्ध की आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है। ठीक है, बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की भी रचना की। मतलब बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बौद्ध साहित्यों की भी रचना की। अभी कल की क्लास में मैंने पढ़ाया, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप, कि शैलेंद्र शासक, सॉरी ये आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि शैलेंद्र शासक है दक्षिण पूर्व एशिया का, और वो नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाना चाह रहा है। और पाल शासक, जो कि आगे आएगा, पाल शासक से वो कह रहा है कि उस विहार के लिए 5 गांव की अनुदान दीजिए, अनुमति मांग रहा है। मतलब इन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी काम किया जा रहा है। मतलब ये केवल बौद्ध धर्म स्वीकार तो कर रहे हैं, उसके प्रचार भी कर रहे हैं, साहित्यों की भी रचना कर रहे हैं। तो बर्मा में और श्रीलंका, यहां बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ कि यहां प्रचुर बौद्ध साहित्यों की भी रचना की जाने लगी। समझ रहे? बौद्धों की एक बस्ती चीन के तुनहुआंग में बस गई, जहां से मरुभूमि के उस पार जाने वाले वणिकों की टोलियां अपनी यात्रा शुरू की। अब देखिए, धर्म के पहले धर्म गया, फिर व्यापारी वणिक जा रहे हैं। बौद्धों की एक बस्ती चीन में जाके बस गई, उस जगह का नाम है तुनहुआंग, और यहां से व्यापार में सहायता मिली। समझ रहे हैं? तो यहां से जो वणिक हैं, व्यापारी हैं, वो पीछे पीछे इनके जा रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियां हुई। तो केवल धर्म और व्यापार नहीं जाएगा, आपकी सभ्यता और संस्कृति भी जाएंगे, विचार भी जाएंगे। समझ रहे हैं? तो विचारों के भी पंख होते हैं और विचार भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से भारत का सांस्कृतिक संबंध जा रहा है। फायदा क्या हो रहा है? भारतीयों ने चीनियों से, मतलब चीन लोगों से रेशम बनाने की कला सीखी। इसी क्रम में जब भारत का चीन से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहा है, तो भारतीय चीन से रेशम बनाने की कला सीख रहे हैं। और ये रेशम बनाने की जो कला है, वो भारत को कितना समृद्ध बनाई, वो आके मौर्योत्तर काल में आप देख रहे हैं कि भारत और रोम व्यापार, रेशम निर्यात, रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार। तो जो रेशम बनाने की कला है, वो भारतीयों ने किससे छीनी? चीन से। ये कैसे संभव हुआ? सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से संभव हुआ। अगर भारत का चीन से सांस्कृतिक संबंध न बना होता, तो शायद ये कला या तो लेट से, विलंब से आती, या उसका बहुत लाभ न मिल पाता। क्योंकि आगे चल के आप देख रहे हैं, गुप्तोत्तर काल के, गुप्त काल के अंत और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत, कि वही रोम के लोग अब वो भी चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख लिए, तो उन्होंने भारत से रेशम की डिमांड समाप्त कर दी। और वही लाट प्रदेश जो गुजरात में है, वहां जो रेशम बुनकर हैं वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनकी मांग वहां पे कम हो गई।
तो वो कहाँ चले आए, मंदसौर चले आए, गांव गांव की तरफ बढ़ गए, गांव में खेती बाड़ी करने लगे, अपने व्यवसाय को छोड़ दिए, रेशम बनाने का काम छोड़ दिए और अब वो जो है खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिए। समझ रहे हैं? तो ये भारत का सांस्कृतिक संबंध का ही देन है कि भारतीय चीन से रेशम बनाने की कला सीख रहे हैं और इसी कला का चरमोत्कर्ष आप मौर्योत्तर काल में देख रहे हैं कि रोम को निर्यात करके बहुमूल्य धातुएं प्राप्त कर रहे हैं और भारत समृद्ध हो रहा है और सोने की चिड़िया बन रहा है। ठीक है। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी, तो भाई कुछ अगर भारत ने सीखा तो कुछ चीनी भी सीख रहे हैं। तो चूंकि बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा है तो चीनियों ने भी भारत से क्या सीखा, चित्रकला, बौद्ध चित्रकला। ठीक है। अफगानिस्तान से बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां और कई विहार मिले। समझ रहे हैं? अफगानिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है बामियान। ये ध्यान रखना आप लोग, यहां से प्रश्न अक्सर बनता है, मतलब जानना तो चाहिए ही। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान। बामियान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई। मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति है उसका निर्माण कहां हुआ? अफगानिस्तान के बामियान में हुआ, जो चट्टानों को काट कर बनाया गया। समझ रहे हैं? अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई। और यह कैसे संभव हुआ होगा? वहां की तो जनसंख्या कबीलाई जनसंख्या थी ना। अभी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए बहुत सारे कबीले भारत की तरफ आए। कभी शक आए, कभी कुषाण आए, कभी पल्लव आए, कभी इंडो ग्रीक आए। क्यों? तो उस कबीलाई जनसंख्या में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चट्टान को काटकर वहां पे बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बनाई अफगानिस्तान के बामियान में। ये कैसे संभव हुआ? सांस्कृतिक संबंध से। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक बना रहा और तत्पश्चात वहां इस्लाम का आगमन होता है और इस्लाम ने इस बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। यानी अब बौद्ध धर्म अफगानिस्तान से समाप्त हो गया। यहां तक क्लियर है? तो एशियाई देशों से संपर्क में बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ, चीन में हुआ, मध्य एशिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है। और वहां पे बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। बर्मा में तो महायान की एक शाखा के रूप में थेरवाद की परंपरा विकसित हुई। बौद्ध धर्म से जुड़ा एक संप्रदाय है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, उनकी आराधना की जाने लगी। प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखे जा रहे हैं। बर्मा और श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखे जा रहे हैं और एक तरफ बौद्ध धर्म के प्रचारक जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यापारी भी लग जा रहे हैं। चीन में एक बस्ती है तुन हुआंग, वहां जाके बौद्ध धर्म बस जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचारक और पीछे पीछे वणिक जाते हैं और फिर व्यापार करते हैं। और इसी सांस्कृतिक संबंध के क्रम में भारतीय चीनी से रेशम बनाने की कला सीख रहे हैं। चीन भारतीयों से बौद्ध चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उनकी रुचि बौद्ध धर्म में है। म्यूचुअल संबंध बन रहे हैं, दोनों को पारस्परिक लाभ हो रहा है। और इस रेशम व्यापार का इंपैक्ट तो आप जान ही रहे हैं। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। बामियान में चट्टान को काटकर बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है और ये 7वीं सदी तक बना रहा। भारत बौद्ध अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व है और आगे चल के इस्लाम के आक्रमण से इसे अपदस्थ, इस्लाम ने इसे अपदस्थ कर दिया, वो हम देखेंगे मध्यकाल में। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि कैसे सांस्कृतिक संबंध बौद्ध धर्म के माध्यम से स्थापित हुआ अन्य देशों में। यहां तक क्लियर है? क्योंकि यहां से चीजें पूछी जाएंगी, प्रश्न बनेंगे। समझ रहे? अब जैसे बामियान है, बहुत ही हिट है भाई। बौद्ध धर्म का आविर्भाव भारत भूमि पर हुआ और बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा बामियान में बन रही है। सब ध्यान रखने की बात है। ठीक है। आगे चलें।
अब देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क, यानी दक्षिण पूर्व एशिया देश, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जावा, सुमात्रा, ये सब, मलाया, ये सब है। तो बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में, जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो अन्य देश हैं, उसमें अगर हम बर्मा को छोड़ दें, क्योंकि बर्मा तो बौद्ध धर्म वहां आया, अन्य देशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रसार रहा, उसका वाहक मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के जरिए हुआ। क्योंकि बर्मा में बौद्ध धर्म गया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो अगर हम बर्मा को छोड़ दें तो अन्य जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, वहां भारतीय संस्कृति का प्रसार का जो वाहक बना, वो बना ब्राह्मण धर्म। यही कारण है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, आज भी वहां रामलीला का मंचन होता है, रामचरितमानस के पाठ होते हैं, ठीक है, घर घर इस तरह की चीजें आपको देखने में मिलती, चौराहों के नाम इस तरह के बने हुए हैं। वो कहते हैं राम कोई धार्मिक कैरेक्टर नहीं है, राम एक व्यक्तित्व है, समझ रहे हैं। तो बर्मा को अगर छोड़ दिया जाए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, तो अन्य जो देश हैं, वहां पे जो भारतीय संस्कृति का प्रसार हो रहा है, वो ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। बर्मा के पेगु और मोलमेन, पेगु और मोलमेन, ये स्वर्ण भूमि कहलाने लगे, समझ रहे हैं। बर्मा में दो जगह है, पेगु और मोलमेन, इन्हें स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। भड़ौच, वाराणसी, भागलपुर, ये सब यहाँ व्यापारी हैं। बनारस में भी उत्पादन कार्य हो रहा है, बनारसी साड़ी उस समय पता नहीं बनती थी कि नहीं, जो जैसे कि आधुनिक है, लेकिन हाँ, उत्पादन केंद्र तो था ही। इसी तरीके से भड़ौच के व्यापारी हैं, बनारस के व्यापारी हैं, भागलपुर के व्यापारी हैं, इनका बर्मा के साथ क्या था, व्यापार करते थे। जब सांस्कृतिक संबंध हो गया, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से निकट हो गए, तो व्यापारिक गतिविधियां भी होने लगी, बढ़ने लगी। तो भड़ौच के व्यापारी हैं, वाराणसी के व्यापारी हैं, भागलपुर के व्यापारी हैं, वो जो है बर्मा के साथ व्यापार करने लगे, ठीक है। तो व्यापार करने लगे तो फिर भारतीय संस्कृति और डेवलप होने लगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब आचार विचार सब प्रभावित होने लगे। हो रहे हैं कि नहीं। अगर रोम के लोग भारतीय वस्त्र पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक सांस्कृतिक श्रेष्ठता ही तो है। आज ब्लू जींस, अमेरिकन ब्लू जींस, कितनी डिमांड है। जींस में जो ब्लू जींस का कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका ने दिया, और ये इतना ज्यादा अमेरिकन ब्लू जींस की डिमांड पूरे विश्व में हुई कि आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत तेजी से इसका प्रसार पूरे विश्व में हुआ। हम लोग सब पहनते हैं जींस, ब्लू जींस, और फिर आगे चल के देखते हैं कि अमेरिकन ब्लू जींस पे ऊपर सफेद कुर्ता आ गया। ये क्या है, सांस्कृतिक समन्वय। कुर्ता और धोती तो भारतीय परिधान है, कुर्ता तो भारतीय परिधान है ना, भारत के लोग पहनते हैं, लेकिन जींस कौन सा है, वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ था, पश्चिमी जगत से आया हुआ था परिधान, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, जींस और कुर्ता। राजनेता भी पहनते हैं, हम सब भी आम दिनों में यूज कर लेते हैं, पहनते हैं। कुर्ता में भी वैरायटी आ गई, अब छोटे कद के कुर्ते आ गए, जो कि सामान्यतः लोग पहन रहे हैं, खूब लोग उसको जो है खूब प्रचलन में भी है। तो इस तरीके से एक नया, ये संस्कृति की देन है, ये संस्कृति का प्रभाव है। जब अंग्रेज भारत में आएंगे, तो अंग्रेज जब भारत में आएंगे या इस्लाम जब भारत में आएगा, तो उनका सांस्कृतिक इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं। शक कुषाण आए तो उनका सांस्कृतिक इंपैक्ट पड़ा कि नहीं। लंबे कोट पहनने लगे, बूट पहनने लगे, घुड़सवारों में
परिवर्तन हुआ, जीन लगाम का प्रयोग शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हुआ? मध्य एशियाई संपर्क से ही शुरू हुआ, क्योंकि ये जो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शक, कुषाण, पल्लव, इंडो ग्रीक ये सब आ रहे हैं, उनका भी तो भारतीय संस्कृति पे इम्पैक्ट पड़ा और भारतीय संस्कृति का भी उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? अगर युद्ध रणनीति में परिवर्तन आपने देखा, पढ़ चुके हैं सारी चीजें, अब इसी को केवल इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो भागलपुर, भड़ौच, बनारस और भागलपुर, यहां के व्यापारी बर्मा के जा रहे हैं और बर्मा के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। भारतीयों ने ईसा की पहली सदी से ही इंडोनेशिया, जावा के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग सुवर्ण द्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। समझ रहे हैं? मतलब भारत का इंडोनेशिया के साथ जो व्यापारिक संबंध था वो ईसा की पहली सदी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में स्थापित हुआ। प्रथम सदी, ईसा की प्रथम सदी में इंडोनेशिया। और ये इतना घनिष्ठ रहा कि मैंने कहा ना कि रामायण का मंचन आज भी वहां होता है, मुस्लिम कंट्री होते हुए। समझ रहे? तो ईसा की पहली सदी में इंडोनेशिया, जावा के साथ, और इसे जो है सुवर्ण द्वीप, भारत के लोग सुवर्ण द्वीप, क्योंकि यहां से जो व्यापारिक संतुलन था वो निश्चित रूप से भारत के पक्ष में रहा होगा, तो सुवर्ण द्वीप इसे कहा गया। यहां से मसाले प्राप्त कर रहे हैं, यहां से कच्चे माल प्राप्त कर रहे हैं, उनको अन्य क्षेत्रों में भेज रहे हैं। क्यों? तो इसे जो है सुवर्ण द्वीप की संज्ञा दी गई इंडोनेशिया को। क्लियर है? ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। इधर देखिए, पल्लव अगर सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया देश सुमात्रा में अपनी बस्ती स्थापित कर रहे हैं, तो ये तो युद्ध के माध्यम से ही हुआ होगा, विजय के माध्यम से ही हुआ होगा। तो पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। ठीक है, बाद में वे सभी श्रीविजय राज्य के रूप में परिणत हुए और 5वीं से 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। कौन? सुमात्रा। पल्लव शासक हैं, सुमात्रा में बस्ती बना रहे हैं, सुमात्रा में बस्ती स्थापित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं वो भारत की संस्कृति को क्या दिखा रहा है? वहां पे पहुंच रही है। और 5वीं से 10वीं सदी तक ये जो क्षेत्र है वो भारतीय शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र ये बना रहा। ठीक है, जावा, सुमात्रा भारतीय संस्कृति के प्रसार का क्या द्वार बन गई। तो इस तरीके से अगर बर्मा को छोड़ दिया जाए तो इन क्षेत्रों में, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए वो ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुए, व्यापार के माध्यम से हुए, क्योंकि जहां जहां धर्म गया पीछे पीछे व्यापारी भी गए। ठीक है, आगे चलें। हिंद चीन में, जो आज वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बट गया है, अगर इसको मिला दें तो उस समय हिंद चीन, क्या? तो हिंद चीन में भारतीयों ने कंबोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। और यहां के राजा कौन थे? शैव मतानुयायी थे। समझ रहे? तो हिंद चीन में भारतीय संस्कृति का प्रसार हो रहा है। ठीक है, वहां का राजा शैव मतानुयायी है, शैव धर्म को अपना रहा है, शैव धर्म का पोषक है। चंपा, चूंकि यहां पे देख रहे हैं ना, कंबोज और चंपा 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। चंपा की राज की भाषा क्या है? संस्कृत। चंपा की राज की भाषा है संस्कृत। यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, चंपा। चूंकि भाषा संस्कृत है, राजा शैव है, वेदों और धर्मशास्त्रों का वहां पे शिक्षा दी जा रही है, तो वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया कौन? चंपा। ये अद्भुत बात है कि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है,
और इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। ठीक है, देख रहे हैं। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली कौन है? भारत। बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा कहाँ बनी? बामियान में। और बौद्ध धर्म की जो सबसे विशाल मंदिर है वो कहाँ बन रहा है? इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में, 8वीं सदी में। ये कैसे संभव हुआ? सांस्कृतिक संपर्क। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उत्कीर्ण है। समझ रहे हैं? अंकोर वाट का मंदिर, और अंकोर वाट के मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां, ये कहां है? कंबोडिया में। ये कैसे संभव हुआ होगा? सांस्कृतिक संपर्क से। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहां की जनता इस पर आधारित लोकनाट्य खेलती है, जिसे हम रामलीला कहते हैं। इतना ज्यादा वहां पे इंडोनेशिया में रामायण की कहानी जो है लोकप्रिय है कि वहां की जनता आज भी उस पर लोकनाट्य खेलती है, रामलीला का मंचन करती है। ठीक है। इंडोनेशियाई भाषा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द है। मतलब जो इंडोनेशियाई भाषा है, उसमें अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। मतलब संस्कृत शब्द वहां की भाषा में भी आए, जैसे भारत में भी है बहुत सी। अब तो अपभ्रंश हिंदी में बहुत से उर्दू के शब्द हैं, बहुत से संस्कृत के शब्द हैं, बहुत से फारसी के शब्द हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समन्वय अन्य अन्य चीज़ों से होता गया तो उसका प्रभाव हमारी भाषा पे भी पड़ेगा, हमारी लिपि पे भी पड़ेगा, हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब संस्कृति के तत्व होते हैं, उन सब पर पड़ेगा। तो इंडोनेशियाई भाषा में भी संस्कृत के बहुत सारे तत्व अपनाए गए। ठीक है। थाईलैंड में बुद्ध का मुंड, थाईलैंड में मिला बुद्ध का मुंड, कंबोज में पाया गया बुद्ध का मुंड, जावा में मिली कांसे की मूर्तियां दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपराओं के साथ भारतीय कला के संगम के उत्कृष्ट नमूने हैं। मतलब जो थाईलैंड है, कंबोज है, जावा है, यहां से जो मूर्तियां पाई गई उसमें स्थानीय कला और भारतीय कला दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। इसे ही हम कहेंगे समन्वित संस्कृति, कि वहां के स्थानीय कला भी और यहाँ की भी जो है भारतीय कला, दोनों को देखा जा सकता है। इस प्रकार धर्म के साथ ही व्यापारी, विजयाकांक्षी शासक मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ होगा? तो आप कहेंगे कि व्यापार के माध्यम से हुआ, धर्म के माध्यम से हुआ, और विजयाकांक्षी शासकों ने, यानी शासकों की महत्वाकांक्षा ने भारत से एशियाई देशों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। आगे हमारा है महत्वपूर्ण प्रभाव, मतलब इन सांस्कृतिक संबंधों का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, इसे देख ले। प्रभाव तो भारत ने यूनानी एवं रोमनों से सोने के सिक्के ढालना सीखा। यानी भारत में जो विदेशी आए, इंडो ग्रीक आए, ठीक है, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने कहा था ना कि ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ कौन कौन है? इंडो ग्रीक है, शक है, कुषाण है, पार्थियन है, ये विदेशी हैं। कुछ देसी भी हैं, सुंग है, कण्व है। ठीक है, ये सब उत्तर भारत में। यहाँ सातवाहन है, और यहाँ चोल हैं, चेर हैं,
पांड्य। ठीक, ऐसा ऐसा कुछ है। तो अब जो इंडो ग्रीक है, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन चलाए? इंडो ग्रीक ने। मतलब जो सिक्के हैं, हालांकि आहत सिक्कों का प्रचलन तो पहले भी हो चुका था, चांदी की आहत मुद्रा का प्रचलन, लेकिन मौर्योत्तर काल में सही मायने में जो सिक्के होते हैं, जिनके आधार पे आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, शासक के बारे में जान सकते हैं, तो इंडो ग्रीक ने चलाए। फिर कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। फिर वो सिक्के भारतीय जो समाज है, भारत है, भारत में जो अन्य शासक हैं, उन्होंने अनवरत जारी रखा। गुप्तों ने भी, फिर गुप्तोत्तर में उसमें पतन आता है। ठीक है, तो सिक्के जो ढालने की विधि है वो भारत ने कहां से सीखी? यूनान से, यूनानी और रोमन संपर्क से सीखी। ठीक है, यूनानी और रोमन संपर्क से भारत ने सिक्के ढालने की विधि सीखी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण इसका इम्पैक्ट है कि भारतीयों ने यूनानी और रोमनों से सोने के सिक्के ढालना सीखा। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? इंडो ग्रीक ने। मैंने पढ़ाया है इस बात को, ध्यान रखना। फिर शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने। चूंकि टाइम पीरियड देखेंगे ना, शासन करने का जो टाइम पीरियड है वो गुप्तों का ज्यादा लंबा रहा, तो सर्वाधिक सोने के सिक्का किसने चलाया? गुप्तों ने। ठीक है, तो भारतीयों ने यूनानी और रोमनों से सोने के सिक्के ढालना सीखा। चीनियों से रेशम बनाने की कला सीखा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जब भारत का सांस्कृतिक संबंध चीन से स्थापित हुआ तो वहां से उन्होंने रेशम बनाने की कला को सीखा। और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत रोम और रेशम का निर्यात होता था और कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। ठीक है, तो रेशम बनाने की कला भारतीयों ने कहां सीखी थी? चीन से। इंडोनेशिया से भी कुछ सीखा, पान की बेल लगाना सीखा। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक संपर्क का ही परिणाम था कि भारत ने सोने के सिक्के ढालना, रेशम बनाने की कला, पान की बेल लगाने की कला, ये सब कहां से सीखा? विदेशियों से, एशियाई देशों से। सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम है। ठीक है, तो ये पहला इंपैक्ट है। दूसरा है कपास उगाने का कौशल भारत से चीन और मध्य एशिया गया, यानी ये भी सांस्कृतिक परिणाम है। कपास चूंकि भारत में तो प्राचीन काल से है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो से कपास मिला हुआ है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। तो कपास उगाने की कला विदेशों में गई, चीन में गई, मध्य एशिया में गई। समझ रहे हैं? तो मतलब इसका पारस्परिक प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भारत ने सीखा तो कुछ भारत ने दिया। अब भारत ने अगर सोने का सिक्का ढालना सीखा, रेशम का वस्त्र, रेशम निर्माण, रेशम बनाने की कला सीखा, तो कपास भारत से चीन जा रहा है, मध्य एशिया जा रहा है। तो ये प्रभाव म्यूचुअल, मतलब सांस्कृतिक संबंध का ही परिणाम है। तीसरा, कला, धर्म, लिपि, भाषा के क्षेत्र में भारत का इन देशों में योगदान अधिक मूल्यवान रहा। चूंकि ये देश अभी उस स्तर पर नहीं थे, वहां पे साहित्य का इतना विकास नहीं था। समझ रहे हैं? तो जो कला है, धर्म है, धर्म अन्य देशों में जा रहा है, भाषा है, साहित्य लिखे जा रहे हैं। अब जैसे इंडोनेशियाई भाषा है, भाषा, वहां पे उस भाषा में बहुत सारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, शामिल हैं, है कि नहीं? तो ये चीजें भारत से इन देशों में गई। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी संस्कृति विकसित की। ठीक है, चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखेंगे तो भारत का प्रभाव बहुत ही लंबा, मतलब गहरा पड़ा। और वहाँ के जो देश हैं, जैसे अब देखिए इंडोनेशिया है, वहाँ पे रामायण, आज भी वहाँ पे रामायण का लोक नाट्य मंचन किया जा रहा है, रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? उन्होंने एक अपनी संस्कृति विकसित की। तो भारतीय तत्वों को उन्होंने अपनी संस्कृति में शामिल करके
अपनी एक संस्कृति विकसित की जिसे हम समन्वित संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रभाव दोनों पर पड़ा, भारत पर भी पड़ा और इन एशियाई देशों पर भी पड़ा। भारत ने कुछ इन देशों से सीखा, कुछ इन देशों को दिया। जैसे सिक्के ढालने की कला भारत ने यूनानी और रोमनों से सीखा, रेशम बनाने की कला भारत ने चीनियों से सीखा, पान की बेल लगाने की कला भारत ने इंडोनेशिया से सीखा। इसी तरीके से कपास उगाने की कला भारत से चीन और मध्य एशिया की तरफ गई। और कपास का क्या प्रभाव है आप समझ सकते हैं। सूती वस्त्र के लिए एक कच्चा माल कपास है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य हम सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से पाते हैं। तो कपास उगाने की कला भारत से कहां जा रही है? चीन और मध्य एशिया जा रही है। उन देशों में भी कपास की खेती हो रही है। आगे चल के हम इसके प्रभावों की भी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से कला है, धर्म है, भाषा है, लिपि है, इन क्षेत्र में भी भारत का जो है योगदान, भारतीयों ने जो अन्य देश हैं, अन्य एशियाई देश हैं, उनमें भारत का योगदान अधिक है। भाषा के स्तर पर इंडोनेशियाई भाषा में संस्कृत के बहुत सारे तत्व हैं। तो इसका विकास हुआ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे। अब चीन में बौद्ध धर्म का अन्वेषण, बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ह्वेनसांग और फाहियान भारत आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा। दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश हैं, उन्होंने अपने स्थानीय तत्वों को मिलाकर, भारतीय तत्वों को मिलाकर एक नवीन संस्कृति विकसित की। जैसे इंडोनेशिया में रामायण के लोक नाट्य का मंचन होना, तो भारतीय तत्व को अपना के उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसका जो है प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है? यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई डाउट? एकदम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए आप लोगों को, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, समझ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में एक बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, एनसीईआरटी का जो कोर्स है अब तो आपको लगने लगा होगा। अब आपका प्राचीन भारत आज समराइज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे कैसे चीजें विकसित हुई। अभी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे तो लगता था कि कैसे ये हुआ होगा, कैसे ये संभव हुआ होगा। अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो है एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा कि चीज़ों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। तो और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, वो है प्राचीन भारत के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, हेडिंग डालिए, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। आप में से बहुत लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, तो विज्ञान के बारे में आप जानते हैं, सामान्यतः जो विज्ञान की परिभाषा दी जाती है कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यही है ना, इसमें कारण कार्य थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें और मॉडर्न करें, इस परिभाषा को और रिच करें, तो इसमें कारण कार्य संबंध होता है और किसी चीज़ का कारण है तो उसका परिणाम ये होगा, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आपके साथ क्लास के साथ जुड़ के अपने लेक्चर्स को दे रहे हैं तो ये ऊर्जा, एनर्जी के माध्यम से संभव हो पा रहा है कि हमारे पास एनर्जी है, हम खड़े होकर आपको बना रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, तो कारण कार्य संबंध भी उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान का अपना प्रयोग परीक्षण का अपना कुछ नियम होता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत अगर हम देखें कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का विकास किस तरीके से हुआ।
पहली क्लास जब मैं आपको पढ़ा रहा था और जब मैंने इतिहास की परिभाषा आपको पढ़ाया था कि इतिहास किसे कहते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ? ऐसा नहीं है कि एक क्लास हो गया तो उसका प्रयोग अगली क्लास में नहीं होगा। आज एक क्लास हो गई, हो सकता है इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन आगे चल के हो, 4-5 क्लास बाद भी इस क्लास की चीज़ों को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कि वहाँ मैंने ये बात बताई थी। समझ रहे हैं? तो इसलिए लगातार कंटिन्यूटी बननी चाहिए। रेगुलर स्टडी ये जो है ना, अगर आप किसी काम को नियमित करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें पारंगत हो ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि जो आपको सफल होने से रोक सके। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, जो मैटर दिया जा रहा है नोट्स बनाते जाइए। एनसीईआरटी में जितने भी चीजें हैं वो सब आपको कंपाइल्ड करके दिया जा रहा है, ताकि आप जो लोग इस कोर्स से जुड़े हैं किसी तरह की कोई असुविधा ना हो आपको, और एनसीईआरटी के लेवल पे कंफर्टेबल हो। फिर बाकी चीजें एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। जो दूसरे फील्ड में, मान लीजिए आप में से तो बहुत लोग हैं अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वो अलग अलग धारा में मुड़ जाएंगे, फिर उस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। ठीक है? तो खैर, तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, तो जब मैं पढ़ाया था आपको पहली क्लास, मैंने कहा इतिहास किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि अलग अलग विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोगों के अनुसार इतिहास एक विज्ञान है क्योंकि इसमें कारणता का सिद्धांत पाया जाता है। कुछ लोगों ने अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी है, लेकिन एक मान्य परिभाषा के रूप में हमने बताया कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। वर्तमान के आलोक में अतीत का अध्ययन, इतिहास है। क्लियर? ठीक, यहां तक क्लियर है? यानी वर्तमान में अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, और वर्तमान की मान्यताओं के आधार पर जब हम अतीत का अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम इतिहास के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्तमान में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी मान्यताएं हैं, जब उसका अन्वेषण हम अतीत में करते हैं कि क्या उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ये नॉर्म्स फुलफिल हो रहे थे या नहीं, ये क्या हो जाएगा? बता देंगे कि हाँ, उस काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास था, लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज से परिचित थे, नहीं थे, इस तरह की बातें आ जाएंगी। क्यों? यही बात है ना। जैसे हमने इसमें उदाहरण भी दिया कि अगर एक प्रश्न आपसे किया जाए, अब मान लीजिए इसी परिभाषा को हम सिद्ध करें इसके आधार पे, ठीक है, अब हम कहें आपसे कि क्या प्राचीन भारत के लोगों को, या प्राचीन भारत में, या थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर दें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान था? तो अब विज्ञान के अंतर्गत तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। जो लोग, आप लोगों में साइंस ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो अलग अलग शाखाएं हैं। केवल विज्ञान का अर्थ केवल गणित नहीं है, विज्ञान का अर्थ केवल शरीर विज्ञान नहीं है। विज्ञान की तो अपनी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे अंक गणित है, रेखा गणित है,
बीजगणित है, ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है कि नहीं, फिजिक्स है, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वो इन सब चीजों से परिचित थे या नहीं थे। तो अगर ये प्रश्न है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज से परिचित हैं या नहीं, तो अब आप पुराने चैप्टर में जाइए, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। तो हमने आपसे कहा था कि देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो जो नगर था वो ग्रिड पैटर्न यानी चेस बोर्ड पैटर्न पर बसा था, ठीक है, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो समकोण का जो नियम लागू होता है वो हम नियम को देखेंगे, है कि नहीं। तो समकोण का अर्थ होता है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटे तो ये समकोण कहलाता है, यानी इसके बीच में जो कोण बने 90 डिग्री का। तो जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, इसका अर्थ हुआ कि इसके बीच में जितनी भी भुजाएं हैं उन सब के बीच में कितने 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इससे पता चलता है कि उनको गणित का ज्ञान था, रेखा गणित का ज्ञान था, ठीक है, क्लियर है। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें हैं ये पकी ईंट है, यानी पकी ईंटों का साक्ष्य मिला है। बड़ा शानदार विषय इतिहास है, और इतिहास को इन्हीं अर्थों में कहा जाता है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। समझ रहे हैं, यानी इतिहास सभी विषयों की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, दर्शन भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, नियम भी पढ़ते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सिद्धांत भी पढ़ते हैं, समाज भी पढ़ते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हैं। समझ रहे हैं। खैर, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का साक्ष्य मिला, और पकी ईंट आज भी आप लोग भट्ठा देखते होंगे जहां ईंट पकाई जाती होगी। इसका मतलब है कि वो एक निश्चित टेम्परेचर से परिचित हैं, जिस टेम्परेचर पे ईंटों को, चूंकि ईंट मिट्टी के बनते थे, उस पर पकाने पे वो ईंट का रूप ले ले। समझ रहे, यानी एक निश्चित तापमान से वो परिचित हैं। फिजिक्स का नॉलेज है कि नहीं भाई। अगर उससे अधिक तापमान होगा तो ईंट तामड़ हो जाएगा, किसी काम लायक नहीं रहेगा। उससे कम तापमान होगा, ईंट कमजोर रहेगा, टूट जाएगा। यानी एक निश्चित टेम्परेचर के नॉलेज से वो परिचित थे, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो भौतिकी के उस नियम से परिचित हैं। क्लियर। अब ईंटों का जो अनुपात है वो है 4:2:1। इस अनुपात में ईंटें मिली हैं। तो अनुपात आप किस गणित के किस सेक्शन में पढ़ते हैं? अंकगणित में। तो एक निश्चित अनुपात में ईंटों का पाया जाना भी ये प्रमाणित करता है कि वो अरिथमेटिक के नॉलेज से परिचित हैं, अंक गणित के ज्ञान से परिचित हैं। बाट माप के आकार में एक अनुपात पाया गया है जो कि 16 के गुणज में है, वो अरिथमेटिक के नॉलेज से परिचित है। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहले देखेंगे कि कांसा कैसे बनता है। तो तांबा और टीन, जब हम तांबे और टीन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे बनता है कांसा। केमिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने? केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है मेटलर्जी, जिसे हम कहते हैं धातुकर्म विज्ञान।
तो ये दिखा रहा है कि उन्हें मेटलर्जी यानी धातु कर्म विज्ञान का ज्ञान था, क्योंकि कांसा, तांबा और टीन ये अलग अलग पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। तांबा, मनुष्य ने तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था, कुछ कुछ याद आ रहा है? तांबे का प्रयोग क्यों मनुष्य ने सबसे पहले किया? क्योंकि तांबा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही मिल जाती है। तो जब खेती का आविष्कार शुरू हुआ तो पहले वो तो पत्थर का प्रयोग करते रहे होंगे खुदाई उदाई में, बाद में उन्होंने जब उसी खुदाई के क्रम में तांबा वगैरह पाया होगा, ठीक है। तो तांबा एक कठोर धातु थी, तो उसका प्रयोग फिर खेती में होने लगा। आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाया और एक उससे अधिक कठोर धातु बनाया, कांसा। तो पहली बात तो ये मेटलर्जी के ज्ञान को बता रहा है कि तांबे को एक निश्चित अनुपात में जब टीन के साथ मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है, ठीक है। इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की हमें मूर्ति मिली है जो कि कांसे की है, ठीक है कि नहीं? तो इससे पता चला कि नहीं, वो मेटलर्जी के ज्ञान से परिचित है। फिर हम देखते हैं कि ये तो बात हो गई। अब कालीबंगा से एक बच्चे का सिर मिला है, समझ रहे हैं? अब उसमें 6 छेद बने हुए हैं। आधुनिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जब मस्तिष्क का ऑपरेशन, सर्जरी, शल्य चिकित्सा किया जाता है तो आज भी उन्हीं जगहों से मस्तिष्क को खोला जाता है जैसा कि कालीबंगा में मिला हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो सर्जरी के ज्ञान से परिचित हैं, ठीक है। फिर हम वहां के ड्रेनेज सिस्टम को देखें। जो सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेनेज सिस्टम है, तो देखते हैं कि नलियां जो हैं, घर की जो गंदे पानी होते हैं वो सड़क की नाली से जुड़ती है और सड़क की नाली मुख्य नाली से जुड़ती है और फिर वो जाके सीवेज में गिर जाती है। मतलब स्वच्छता का बहुत बढ़िया प्रबंध है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पीने के पानी के जो स्रोत हैं वो इन नालियों से दूर बनाए जा रहे हैं ताकि स्वच्छता का देखभाल किया जा सके। और आगे चरक भी कहते हैं, चरक ने चरक संहिता लिखा। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए साफ सफाई, आहार और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया कि भोजन और साफ सफाई के माध्यम से व्यक्ति एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है और उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा से तालाब मिले हैं, जल संरक्षण, शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण किया जाता था। तो इन आधारों पर हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार हो रहा है, खगोलीय घटनाओं से परिचित हैं, एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान से परिचित हैं, समझ रहे हैं? तो हम कह देते हैं बड़े आसानी से कि देखो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान था और बहुत ही उच्च स्तर का विज्ञान और तकनीकी, मेटलर्जी वगैरह, आधुनिक साइंस, समझ रहे हैं? अब सोने के सिक्के बना रहे हैं, चांदी के सिक्के बना रहे हैं, तांबे के सिक्के चला रहे हैं, प्रोटीन के सिक्के चला रहे हैं। ये सब क्या है? साइंस है। अजंता में चित्रकारी हो रही है, एलोरा में चित्रकारी हो रही है, भीमबेटका में चित्रकारी हो रही है। क्या है? रंग बनाने की जो कला है वो भी साइंस है, विज्ञान है। प्राकृतिक तत्वों को लेकर अगर उससे हम कोई रंग बनाए तो भी क्या है? विज्ञान है। तो हम कहते हैं कि नहीं, उस समय के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था, ठीक है। तो अब आप समझ पाए होंगे, तो शुरू करते हैं अब टॉपिक। तो आपकी एनसीईआरटी के अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं उसी के अंतर्गत हम इसे देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया आपके पास कि किसे कहते हैं साइंस, तो हमें क्या क्या है। तो पहले देखें शिल्प और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो भारतीय शिल्पी जो थे वो रंगाई करने और तरह तरह के रंग बनाने में दक्ष थे। यहां दक्ष कर लीजिएगा भाई, हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर अजंता की गुफाओं की मैं बात करूं
जो कि 2 सेंचुरी बीसी से 7 सेंचुरी एडी तक उसमें चित्र बने, जो सबसे अधिक चित्र गुप्त काल में बने। और वो चित्र इतने जीवंत हैं, उसमें प्रयुक्त रंग इतने जीवंत हैं कि आप आश्चर्य मानेंगे कि इतनी पुरानी बनाई गई चीजें आज भी उसी रूप में विद्यमान है। समझ रहे हैं? ये उस समय के शिल्प और कला की दक्षता को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं? तो भारतीय जो शिल्पी थे वो रंगाई करने और तरह तरह के रंग बनाने में क्या थे? दक्ष थे। और इनके द्वारा बनाए गए रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि अजंता एलोरा के चित्र आज भी ज्यों के त्यों हैं, मतलब जैसे बने थे उसी तरीके से हैं। तो कितने पक्के रंगों का निर्माण किया गया होगा उनके द्वारा, सोच सकते हैं आप। ये क्या है? उनके उस तकनीकी कौशल को दर्शा रहा है कि कैसे उन रंगों का निर्माण किए होंगे। अब अजंता के जो चित्र है ना, वो 2 सेंचुरी बीसी से 7 सेंचुरी एडी के बीच बने हैं, लगभग 900 साल का यही गैप है। और आज भी उस चित्र के रंग ज्यों के त्यों। सबसे अधिक चित्र गुप्त काल में बने। ठीक है? तो रंग बनाने की कला में क्या थे? पारंगत थे, दक्ष थे। इस्पात, इस्पात जानते हैं? लोहा। मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा। ठीक है? लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। वो वही इस्पात है। तो इस्पात बनाने की जो कला है वो सबसे पहले भारतीयों ने विकसित की, क्योंकि 6 सेंचुरी बीसी में सबसे पहले लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कब मिला? 1000 ईसा पूर्व, मतलब उत्तर वैदिक काल में। और पहले लोहे का प्रयोग जो है युद्धास्त्रों में किया गया, बाद में कृषि में किया गया। जब कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ 6 सेंचुरी बीसी यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब आप द्वितीय नगरीकरण देख रहे हैं। ठीक है? तो अब चूंकि मैंने कहा कि लोहे का पहला प्रयोग युद्धास्त्रों में किया गया, तो तलवार बनाए जाने लगे, ढाल बनाए जाने लगे, सुरक्षा कवच बनाए जाने लगे। तो इस्पात बनाने की कला भारत में विकसित हुई थी, ये ध्यान रखना। और लोहा एक कठोर धातु है। ठीक है? तो इस्पात बनाने की कला भारत में विकसित हुई। ये भी भारतीयों के वैज्ञानिक प्रगति को दर्शा रहा है। ठीक है? फिर भारतीय इस्पात का अन्य देशों में निर्यात होता था, जिसे उच्च, इंग्लिश में वुड्स बोलते हैं, उच्च हिंदी में उच्च कह रहे हैं, इंग्लिश में वुड्स कहा जाता था। यानी भारतीय इस्पात का जब हम विदेशों में भेजते थे, विदेशों में निर्यात करते थे, तो वो वुड्स कहलाता था, उच्च जिसे हिंदी में कह रहे हैं। ठीक है? तो इस्पात बनाने की कला कहां विकसित हुई? भारत में। विश्व के कई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकते थे जैसे भारतीय शिल्पी बनाते थे। यहां सुधार लीजिएगा, यह इस्पात है। मतलब भारत में जो तलवारें बनती थीं वो इतनी बेहतरीन किस्म की बनती थी कि विश्व के अन्य देशों में उस तरह की तलवार नहीं बनती थी। समझ रहे हैं? तो जिस स्तर का इस्पात का तलवार भारतीय शिल्पी बना देते थे, वो उस समय तात्कालिक विश्व में नहीं बनता था। तो ये इनके क्या वैज्ञानिक प्रगति को ही दर्शा रहा है। समझ गए? रंग बनाने की कला, इस्पात बनाने की कला, तलवार बनाने की कला उस समय तात्कालिक विश्व में इतनी विकसित नहीं थी जितनी कि भारत में थी। ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए विज्ञान और गणित के क्षेत्र में क्या प्रगति है। अब देखिए भाषा के क्षेत्र में पहले देखिए, वैदिक काल आपने पढ़ा। वैदिक काल में जो वैदिक अनुष्ठान होते थे, जो पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा किए जाते थे, उन वैदिक अनुष्ठानों में त्रुटि पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि मंत्रोच्चारण, चूंकि संस्कृत भाषा का विकास हुआ आगे चल के और संस्कृत भाषा में बहुत सारे मंत्र वगैरह लिखे गए, तो वैदिक, अब भाषा की व्याकरण होती है अपनी, भाई हिंदी पढ़ते हैं आप तो हिंदी में भी अपनी व्याकरण होती है ना, कहाँ
ता है आएगा, कहाँ ती है आएगा, कहाँ का है आएगा, मतलब अपनी एक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो उसी तर्ज पे यानी भाषा को एक नियम बनाने का कार्य भी, ये भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। तो भाषा के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि संस्कृत व्याकरण की रचना का जो प्रथम प्रयास था उसमें देखा गया, संस्कृत भाषा की रचना के रूप में देखा गया। अब जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप में संचित करके व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है। तो भाषा विज्ञान का विकास हो रहा है, यानी संस्कृत भाषा के कुछ नियम बनाए गए। उसके लिए एक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? पाणिनि ने। पाणिनि के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ये भी पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में अक्सर। तो भाषा विज्ञान का विकास हो रहा है। आगे, भारतीय अंकन पद्धति दार्शनिक पद्धति और शून्य के प्रयोग से परिचित थे। भारतीय जो है अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य, इनके प्रयोग से क्या थे? परिचित थे। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। कहते हैं ना, किसी भी अंक के बाएं शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर किसी अंक के दाहिने शून्य लगा दीजिए जाए तो उस अंक की महत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर कोई संख्या 1 है, 1 के बाएं शून्य का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन 1 के इसे दाहिने शून्य का अंक, ये जो है इसके 10 गुना महत्ता को बढ़ा रहा है। इस 10 के फिर इसकी 10 गुना महत्व को बढ़ा देता है, ठीक है। तो शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। दशमलव प्रणाली, दार्शनिक पद्धति यानी दशमलव प्रणाली का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ। अंकन पद्धति, अब जैसे वैदिक काल में मैंने अष्टकर्णी गाय की चर्चा की कि ये आर्यों को बड़ी प्रिय थी, 8 कान होते थे। तो ये क्या है? अंकन पद्धति। कैसे गिने होंगे कि उसमें 8 कान नहीं, 8 छेद होते थे, सॉरी, एक कान में 8 छेद होते थे। तो कैसे गिने? किसमें जो है अष्टकर्णी गाय। तो अष्ट एक संख्या है, तो संख्या अंकन पद्धति का विकास हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं कह रहा हूं कि 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में है, बांट माप 16 के गुणज में है। क्या है? अंकन पद्धति का विकास। बाइनरी नंबर का विकास, 0 और 1, जो कि आधुनिक तकनीक है, जो आज के कंप्यूटर में आपके प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर, 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। इनका प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर में होता है। यह भी अंकन पद्धति है, इसके ज्ञान से परिचित थे। बाइनरी नंबर, समझ रहे हैं? तो ये जो है भारतीय परिचित थे इससे। अरबों ने भारतीय अंकन पद्धति को अपनाया। दरअसल आगे चल के अरबों ने भारतीय अंकन पद्धति को अपनाया, सीखा भारत से, क्योंकि अरब का भारत से व्यापार था, समझ रहे हैं, और ये इस्लाम के अनुयायी थे। तो जब इस्लाम विश्व के अन्य देशों में पहुंचने लगा, तो इनके माध्यम से जो इन्होंने भारत से ये अंकन पद्धति को सीखा, गणित विज्ञान के नियम को सीखा, तो इन्होंने उसे दूसरे क्षेत्रों, जिसे हम पश्चिमी दुनिया कह रहे हैं, वहां इन्होंने फैलाया। और अरबों ने अपनी अंकमाला को हिंडसा कहा। अंकमाला को हिंडसा कहा, यहां सुधार लीजिएगा। अरबों ने अपनी अंकमाला को हिंदसा, हिंदसा या हिंडसा, इसको सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, दूसरे लोग टाइप करते हैं, ठीक है। हिंदसा कहा, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आगे चले। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। प्रख्यात गणित शास्त्री हैं, उनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वो दार्शनिक पद्धति से परिचित थे। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणित शास्त्री हैं आर्यभट्ट। ये दार्शनिक पद्धति से परिचित हैं, 5वीं सदी के ये गणितज्ञ हैं। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी, जबकि पश्चिम जगत ने अरबों से। यहां पद्धति कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कुछ ज्यादा मिस्टेक है। तो दार्शनिक पद्धति का जो प्रयोग था वो सबसे पहले भारतीयों ने किया, ठीक है। प्रख्यात गणित शास्त्री हैं आर्यभट्ट, इनकी रचना है आर्यभट्टीय।
या आर्यभट्टियम मिलता है कहीं कहीं। तो वो दार्शनिक पद्धति के प्रयोग से परिचित थे आर्यभट्ट, ठीक है। चीनियों ने जो ये दार्शनिक पद्धति है, यानी 10 के गुणज में 10 के अनुपात में होना, उसका प्रयोग बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा, जबकि पश्चिमी जगत ने अरबों से सीखा। और अरबों ने किससे सीखा? भारत से। आई बात समझ में? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, अरबों ने इसे भारत से सीखा और फिर अन्य क्षेत्रों में शून्य के आविष्कार को भी फैलाया। बीज गणित के विकास में भारतीय और यूनानी दोनों का योगदान रहा, ठीक है। लेकिन पश्चिमी यूरोप में इसका ज्ञान अरबों से मिला, जो उन्होंने भारत से सीखा, ठीक है। यानी बीज गणित के विकास में अगर देखा जाए, एल्जेब्रा जिसे कहते हैं, एल्जेब्रा के डेवलपमेंट में भारत और यूनान दोनों का प्रयास रहा। लेकिन पश्चिमी जगत ने एल्जेब्रा का ज्ञान किससे सीखा? भारत से, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए, हड़प्पा में बनी ईंट की इमारत से मापन और ज्यामिति के ज्ञान का प्रमाण मिलता है, ज्योमेट्री, ठीक है। भाई घर बनेगा तो घर में एक अनुपात होता है ना, कि किस अनुपात में बनेगा, कैसे बनेगा, ज्योमेट्री, क्या लंबाई क्या ऊंचाई रखी जाएगी, ये सब ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। जैसे आप वैदिक काल के अंतर्गत देखेंगे तो शुल्ब सूत्र है, जिसे कि रेखा गणित के विकास जिससे हुआ, शुल्ब सूत्र से हुआ, ठीक है। उसमें यज्ञ वेदी की लंबाई चौड़ाई गहराई के बारे में बताया गया, तो शुल्ब सूत्र है, उससे जो है रेखा गणित का विकास हुआ, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र में रेखा गणित के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी शुल्ब सूत्र से रेखा गणित का विकास हुआ और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी की लंबाई चौड़ाई गहराई दी गई, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो रेखा गणित के ज्ञान से क्या थे? परिचित थे, ठीक है। आप स्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की, ठीक है। आप स्तंभ ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की और इसमें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, जो लोग गणित के छात्र होंगे वो इसे ठीक से समझ पा रहे होंगे। समकोण आपने समझ लिया, दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री। न्यून कोण दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री से कम का कोण, और अधिक कोण दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री से अधिक का कोण बने तो अधिक कोण कहते हैं। तो आप सबने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की, ठीक है, जिसमें न्यून कोण की बात की गई है, अधिक कोण की बात की गई है, समकोण की बात की गई है, ठीक है। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम बताया, समझ रहे हैं, जिससे कि ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, इंग्लिश में इसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज के क्षेत्रफल जानने का नियम बताया, जिससे कि आगे चल के त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ, समझ रहे हैं। त्रिभुज मतलब समझते हैं कि नहीं? ये एक समकोण त्रिभुज है, कोई बात नहीं, समकोण त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद किसने कही? आर्यभट्ट ने। फिर आगे इसी से चल के ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ, जिसमें इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इस भुजा को क्या? आधार, आधार या लंब कोई एक हो सकता है, और इसे मान लीजिए लंब, ठीक है। ये तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, सब तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का विकास हो रहा है। जैसे अगर सपोज दैट ये कोण थीटा है, तो थीटा में साइन कॉस टेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन कॉस टेन, ज्या है, कॉस है, टेन है, कॉट सेक, हाँ ये सब चीजें हैं, कोसेक। तो इससे जो है ट्रिग्नोमेट्री हर मतलब कि लेवल की गणित का विकास हो रहा है, समझ रहे हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री का विकास हो रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, और जिससे कि जो है आगे चल के त्रिकोणमिति का या ट्रिग्नोमेट्री का विकास हुआ। आर्यभट्ट ने ही वेबुलियन विधि से ग्रह की स्थिति की गणना की, और इससे क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कारण बताया, पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध है। उसने बताया सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है।
और आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टी है। ठीक है, ये कुछ करेक्शन है, इसको सुधार लीजिएगा, मैं करता जा रहा हूं। ठीक, तो आर्यभट्ट ने वेविलियनियन विधि से ग्रहों की स्थिति की गणना की। उसने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कारण बताया। जैसे सूर्य ग्रहण क्यों होता है जानते हैं? समझ लीजिए, सूर्य क्या है? स्थिर है, ये सन है। ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। और ये है हमारा चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है, भूगोल में पढ़ते होंगे आप लोग। अब जब चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा तो दिखाई देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर मान लीजिए चंद्रमा यहां आ गया, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा किसकी चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। मान लीजिए इस बिंदु पे आ गया, तो हम पृथ्वी पर हैं, तो सूर्य का एक निश्चित भाग जहां चंद्रमा आ जाएगा हमें दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। मतलब सूर्य में ग्रहण लग गया, उतना भाग हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब पृथ्वी भी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी, चंद्रमा इधर आ जाए, ठीक है, सूर्य के इधर इस साइड में आ जाए, तो फिर जो है ये मोमेंट के अनुसार ही बदलता है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो जाता है। समझ रहे हैं? जब चंद्रमा न दिखाई दे तो चंद्र ग्रहण हो गया, जब सूर्य न दिखाई दे तो सूर्य ग्रहण हो गया। सीधी सी बात है, समझ रहे हैं? तो यही चीज है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों को बताया, और इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्टी है, ये ध्यान रखना। 6ठी सदी में एक खगोलविद हुए, महान खगोलविद हुए, सुविख्यात खगोलविद हुए, उनका नाम है वराहमिहिर, और इनकी रचना का नाम है बृहद संहिता। ठीक है, और वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का। यही बात आर्यभट्ट ने भी बताया। ठीक है, और यही बात आज भी मान्य है, और यही बात कोपरनिकस ने भी बताया, और इसी आधार पे केपलर ने भी अपना सिद्धांत दिया कि एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए आयुर्विज्ञान। तो प्राचीन काल में आयुर्विज्ञान का विकास। ठीक है, तो प्राचीन काल में औषधियों का जो सबसे पहला उल्लेख है, मतलब रोग व्याधि के रूप में औषधियों के प्रयोग का जो सबसे पहला उल्लेख है वो है अथर्ववेद में। कहाँ है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद, औषधियों का जो सबसे पहले उल्लेख है, पेड़ पौधों से प्राप्त औषधियों का, वो सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें अथर्ववेद में मिलता है। ईसा की 2री सदी में भारत में आयुर्वेद के 2 महान विद्वान हुए, उनका नाम है सुश्रुत और चरक। ठीक है, ईसा की 2री सदी में, मतलब 2 सेंचुरी एडी में, 2 सेंचुरी एडी में, ईसा की 2री सदी में भारत में 2 महान आयुर्वेद के महान विद्वान हुए, उनका नाम है सुश्रुत और चरक। ठीक है, सुश्रुत ने, यहां सुश्रुत कर लीजिएगा, सुश्रुत ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सुश्रुत संहिता, और इस सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, पथरी सहित कई रोगों के शल्योपचार बताया गया। पथरी होता है ना, पित्ताशय में भी पथरी हो जाता है, किडनी में भी पथरी हो जाता है। ठीक है, उस पथरी के शल्योपचार की बात कहाँ की गई? सुश्रुत संहिता में की गई। मोतियाबिंद आंख की बीमारी है, आंख से दिखाई कम देता है, मोतियाबिंद का भी शल्योपचार किया जाता है। वो बात किसने बताई? सुश्रुत ने बताई। ठीक है, तो सुश्रुत ने, उनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसमें मोतियाबिंद और पथरी सहित कई बीमारियों के शल्योपचार की बात उसमें बताई गई। उन्होंने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है,
और रोगों के लिए, समझ रहे हैं, आहार और सफाई पर विशेष बल दिया है। ठीक है, रोगों के इलाज के लिए सुश्रुत ने आहार और सफाई पर विशेष बल दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चरक, चरक की रचना है चरक संहिता। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का इसे विश्वकोश कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चरक, चरक की रचना का नाम है चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब चरक संहिता में ज्वर मतलब फीवर जिसे आप कहते हैं, फीवर, कुष्ठ, मिर्गी, यक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एक्ष्मा जैसी बीमारी, जैसे रोगों का वर्णन है। ठीक है, और इनके इलाज के लिए उन्होंने भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन किया है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। मतलब ये जो बीमारी है, ज्वर है, कुष्ठ है, यक्ष्मा है, मिर्गी है, इन रोगों का वर्णन चरक संहिता में है। और चरक संहिता में ये चिकित्सा शास्त्र का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। और इन रोगों के निदान के लिए भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। आयुर्वेद की दवाइयां तो पेड़ पौधों से ही बनती हैं ना, जंगलों में मिलने वाले दुर्लभ पेड़ पौधों से ही आयुर्वेद की दवाइयां तैयार होती हैं। तो इससे वनस्पति शास्त्र यानी पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर रसायन शास्त्र कि उनसे दवाइयां किस तरीके से, किस कंपोजिशन में बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से चरक संहिता भारतीय आयुर्विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी है। भारत में आयुर्विज्ञान का विकास चरक के ही बताए मार्ग पर होता रहा। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा, बताए मार्ग पर होता रहा। तो ये जो है महत्वपूर्ण था। तो इस तरीके से आज की जो क्लास में हमने बताया आपको, तो आपने देखा कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी प्रगति है, भौतिक शास्त्र के भी, रसायन शास्त्र के भी, वनस्पति शास्त्र के भी, यानी प्राचीन भारतीयों के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या था, ठीक ठाक विकास हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम अब मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 8वीं से 10वीं सदी के बीच का जो भारत है और उसमें महत्वपूर्ण 3 राजवंश हैं, समझ रहे हैं। जैसे पूर्व में पाल हैं, और मध्य जिसे कहते हैं, पश्चिमी और मध्य में गुर्जर प्रतिहार हैं, और दक्षिण में राष्ट्रकूट हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इन्हीं को लेकर, यानी जब हर्षवर्धन के समय में आपने देखा कि कन्नौज को एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, और उसी कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं हम, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब से जो आपकी क्लास है, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है, वो मिडवेल हिस्ट्री से में आप प्रवेश कर गए हैं। मिडवेल हिस्ट्री से शुरू हो जाएगा। फिर हम उत्तर भारतीय राज्य का वर्णन करेंगे, मतलब ये जो भारतीय राज्य हैं। फिर हम चोलों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का आगमन भारत में होता है, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, और फिर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक की उम्मीद है कि आप इन एंशिएंट हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटीज को पढ़ लेंगे, ये जितने बताए गए हैं इन सब का पीडीएफ से नोट्स बना लेंगे, रिवाइज करेंगे। मेरा पूरा दावा है, पूरा विश्वास है कि एनसीईआरटी में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।